हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, कल भी हमने बात की थी पाकिस्तान की और आज भी मैं उसको जारी रखूंगा। आज पाकिस्तान के फ्रंट पे एक नई बात आई है कि आज शहबाज शरीफ को वहां का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है नेशनल असेंबली में। उनके फेवर में 201 वोट पड़े और पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स जो था उसको पड़े 92 वोट्स। अब पीटीआई सपोर्टेड कैंडिडेट्स तो क्या कहूं, वहां पे तो आपको पता ही है कि पीटीआई एज अ पार्टी तो इलेक्शन लड़ी नहीं। इमरान खान जेल में है और जब इलेक्शंस हुए तो उनका जो इलेक्शन साइन था वो भी उनसे छीन लिया गया। फिर भी एज इंडिपेंडेंस इमरान ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और उनका जो ग्रुप बना वो सबसे बड़ा ग्रुप बना। उनके 92 कैंडिडेट्स चुन कर आए, बट चूंकि उन्हें सपोर्ट नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके अगेंस्ट हैं, जिस तरह की इमरान की सोच है उस सोच के अगेंस्ट हैं, तो वो बाहर बैठे हैं और शहबाज शरीफ ने सरकार बनाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से और शायद एमक्यूएम के सपोर्ट से। इसमें बड़ी बात यह है कि इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की पार्टी जो है वो इशू बेस्ड सपोर्ट दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ की पार्टी को। वो एक ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं दे रही और वो सरकार में कोई कैबिनेट पोर्टफोलियो भी नहीं ले रही है। तो ये जो सरकार है ये बड़ी फ्रेजाइल रहने वाली है। एक तरफ है पीटीआई जो असेंबली में भी इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेगी और दूसरी तरफ है पीपीपी जो इन्हें इशू बेस्ड सपोर्ट देगी। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर ये लाइन टो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए आगे काम करना। इनके जो शहबाज शरीफ हैं, इनके बड़े भाई नवाज शरीफ को लंदन से लाया गया था। उनके सारे केसेस हटाए गए थे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और सबकी सोच ये थी कि नवाज शरीफ आए हैं फिर से पाकिस्तान को लीड करने के लिए, कोई एजेंडा लेके आए हैं जिसे एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है और इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इलेक्शंस हुए तो सपोर्ट गया पीटीआई कैंडिडेट्स को, तो शायद नवाज शरीफ ने सही नहीं समझा प्राइम मिनिस्टर बनना और उन्होंने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया पाकिस्तान का। यह अलग बात है कि उनकी बेटी मरियम नवाज जो हैं अब वो पंजाब की जो हैं चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी तकरीबन 13.5 करोड़ है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन आज की डेट में है वो बहुत अजीब है। पीटीआई को मासेस का कंसिडरेबल सपोर्ट है। इमरान खान के लोगों का मानना है कि इलेक्शंस को रिग्ड किया गया है। वो इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे मिलके उन्हें बाहर रखा है ताकत से। आपको याद होगा एक तो कमिश्नर साहब का भी आया था, शायद रावलपिंडी के कमिश्नर से, कि जी ये जो इलेक्शन है ये रिग्ड थे और इसमें तो जी फैज ईसा जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, काजी फैज ईसा, उनका भी रोल है, उन्होंने भी रिग करवाया है। और उसके बाद को लेकर कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया था जबकि उनकी रिटायरमेंट बिल्कुल नजदीक थी। तो आप हालात देखें पाकिस्तान के, किस किस पे क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं। तो इस हालत में सोचने वाली चीज है कि पाकिस्तान चलेगा कैसे। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ के आगे, ये जो नई सरकार आई है इसके आगे क्या इश्यूज हैं। तो भाई साहब, पहला इशू है इकोनॉमिक इश्यूज। पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जैसे आप जानते हैं। इन्फ्लेशन रेट 30% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद 8 से 9% के बीच है और उसके बाद ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन है आईएमएफ की पाकिस्तान की, इस साल सिर्फ 2.5% है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाइना दे गया सीपीईसी के अंदर वही है और चाइना का कहा जाता है कि जो उन्होंने $55 बिलियन पाकिस्तान में लगाया वो ऑलमोस्ट डूब ही चुका है। आपने फिर से वापसी से अमेरिका का धड़ा ज्वाइन कर लिया है और चाइना को पीठ दिखा दी है। खैर, ये तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, कभी आप पाकिस्तान चाइना के साथ होगा, कभी अमेरिका के साथ होगा, हर कंट्री के अपने मुफाद होते हैं। इस साल पाकिस्तान को जो लोन्स पे ब्याज देना है
वही 4.8 बिलियन डॉलर है। जो उन्होंने लोन्स लिए होते हैं ना मल्टीलैटरल फोरम से, कंट्री से, बायलैटरल, उसका इंटरेस्ट ही 4.8 बिलियन डॉलर्स देना। तो इस हालात में क्या ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ के पास? जब इमरान खान की सरकार गिरी थी तो उस टाइम पे शहबाज शरीफ ताकत में आए थे, उन्होंने 16 महीने सरकार चलाई थी और उन्होंने आईएमएफ के साथ एक जो थी एक डील नेगोशिएट की थी जिसके एवज में पाकिस्तान को कुछ बिलियन डॉलर मिले थे। लेकिन उस डील के अनुसार हुआ क्या था कि उन्हें पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ाने पड़े थे, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाने पड़े थे और उससे क्या हुआ था, गरीब तबका बिल्कुल ही मर गया था, मिडिल क्लास बिल्कुल ही मर गई थी। आपने टीवी पे देखा ही हुआ होगा क्या हुआ था। नान का रेट कहां पहुंच गया था, एक इंसान की तनख्वाह 20,000 रुपया थी, उसके बिजली का बिल आ रहा था 50,000 रुपये, तो वो घर चलाता कैसे? तो इसी बदनामी को लेके ये सरकार गई थी और आज एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पीछे रखने के लिए इन्हीं को वापस ले आई। तो चैलेंजेस भरपूर हैं भाई साहब इनके आगे। इस जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने इन्हें वापस लाया है। क्या सोच के लाए हैं ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये तो पाकिस्तान में रिवॉल्विंग चेयर्स का चलता है ना, एक आता है दूसरा जाता है, लेकिन इससे जनता का क्या भला होता है? चैलेंजेस तो बहुत है पाकिस्तान के आगे, इकॉनमी डूबी पड़ी है, उसको कैसे उठाएंगे? दूसरी तरफ आप देखें टीटीपी क्या हालात कर रही है पाकिस्तान के, बलोच इंसर्जेंसी कहां पहुंच गई है। इस साल पाकिस्तान में पिछले 2023 में 400 सिविलियंस और 550 जो क्या कहते हैं वर्दी वाले मारे गए। इतनी लार्ज स्केल एक्सटेंट पे पाकिस्तान पे प्रॉब्लम्स हैं। 550 वर्दी वाले मारे गए, 400 सिविलियंस मारे गए। तो क्या रास्ता बचता पाकिस्तान के पास? इकॉनमी टैटर्स में है और पड़ोसियों से भी रिश्ते आपके अच्छे नहीं हैं, ईरान से भी अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान से भी अच्छे नहीं है, भारत से भी अच्छे नहीं है, चाइना को भी आपने ऑलमोस्ट पीठ दिखाई दी और चाइनीज तो आपसे उकता गए हैं। उन्होंने आपसे सिक्योरिटी मांगी थी कि हमें सिक्योरिटी तो दो, जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप वो नहीं दे पाए। बलूचिस्तान में चाइनीज इंजीनियर्स को मारा गया, उन पे हमले हुए। गवादर में वो जो अपना डीप सी पोर्ट बना रहे हैं, बन भी गया है शायद या स्टेजेस में है, उसमें उनकी जान माल की कोई सुरक्षा तो है नहीं। तो चाइनीज ऑलमोस्ट इस टाइम पे बाहर हैं क्योंकि चाइना की खुद की बड़ी प्रॉब्लम्स है, इस टाइम पे मसले बहुत ज्यादा हैं। चाइना की इकोनॉमी का भी जो ग्रोथ रेट था अब वो नहीं है, तो वो पहले अपना घर संभालेंगे फिर आपका घर आके देखेंगे। तो इस चीज में जब हम इस शोबे पे आते हैं तो क्या समझ आता है हमें? हमें ये समझ आता है कि शहबाज शरीफ आ चुके हैं और उन्हें वो आईएमएफ के पास फिर से जाएंगे क्योंकि अब वो अमेरिका के कैंप में तो है ही पाकिस्तान, और एक नई डील नेगोशिएट करेंगे। जब वो एक नई डील नेगोशिएट करेंगे, 4-5-6 बिलियन डॉलर ले आएंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की गाड़ी चलेगी। वैसे गौर करने की बात है, आज की डेट में पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है करीबन 8 बिलियन डॉलर है, तो थोड़ी सी सेफ्टी है पाकिस्तान के पास, कुशन है। तो शहबाज शरीफ वहां से पैसे लेके आएंगे। जब वो पैसे वहां पे लेके आएंगे तो उसके एवज में आईएमएफ की भी तो कुछ कंडीशंस होंगी। आईएमएफ ये भी तो कहेगा टैक्सेस बढ़ाइए, अपना रेवेन्यू नेट इंक्रीज कीजिए, तो उसका भार किस पे पड़ेगा? आपने वडेरों जागीरदारों पे तो खैर पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं, ब्यूरोक्रेट्स पे, वडेरों जागीरदारों पे आप कोई टैक्स लगाएं बढ़ाएं, आप तो फिर मारेंगे आम आदमी को, सैलरीड क्लास को, और फिर जनता करेगी त्राहिमाम हमें बचाओ, ये किसे ले आए हैं। और उससे किसको सपोर्ट मिलेगा? बल मिलेगा अगेन पीटीआई को, इमरान खान को। वो बोलेगा ये तो चोर है, तो फिर वही कैओस पाकिस्तान में, वही इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता मेरी नजर में अगर आप पूछें तो मेरी नजर में रास्ता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बैठे, जो कि बहुत मुश्किल है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं कि पाकिस्तान को हमने चलाना कैसे। एक एटलीस्ट एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं
जिसके बेसिस पे आप पाकिस्तान में एटलीस्ट सिक्योरिटी तो दें कि बाहर के कंपनीज आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें और एफडीआई पाकिस्तान में आए। आप लोग ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट करें, जो कि आपने आज तक किया नहीं है। लोगों को अच्छी तालीम दें, तालीम देंगे, तालीम याफ्ता आपकी जनता होगी, पॉपुलेशन होगी, तो अपना अच्छा मुस्तकबिल, अच्छा फ्यूचर बनाएगी और पाकिस्तान के जो आने वाली नस्लें हैं वो पाकिस्तान की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी। दूसरा रास्ता ये है, जो कि बहुत टफ है आज की डेट में क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं, कि आप इस्टेब्लिशमेंट और आपकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मिलके बैठ के बात करें कि ये जो हिंदू फोबिया है उसको अपने मन से निकालें और इंडिया के साथ टेबल पे बैठ के बात करें। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे इमरान खान बैक ऑफ कर गए थे। उनकी तरफ से शायद एक कोशिश हुई थी 2019 में इंडिया से रिश्ते सुधारने के लिए कि पीस डील साइन होनी थी, कश्मीर इशू को बैक बर्नर पे डालना था कुछ सालों के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाकिस्तान जाना था और कुछ चीज़ें अनाउंस होनी थी और पीस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन इमरान खान बैकआउट कर गए थे। इमरान खान तो एक ड्यूल पर्सनैलिटी है, खैर वो सुबह कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं। जितना बेड़ा गर्क उन्होंने आपके मुल्क का किया है किसी ने नहीं किया, लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। वो तो रियासती मदीना के उसी ख्वाब में बैठे हैं कि इलाके हमें देंगे। खैर आप आके बैठे। अब वैसे इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता। वाजपेयी जी गए थे लाहौर, कारगिल हो गया। मोदी जी गए थे इनकी नवाज शरीफ के घर में एक शादी में, तो पठानकोट हो गया। ट्रस्ट फैक्टर नहीं है और इंडिया की गर्ज भी नहीं है आज की डेट में। सीरियसली आपको बताऊं, एज एन इंडियन नागरिक गर्ज नहीं है हमारी। हमें लगता है यार इनके साथ बैठ के बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो इनके लिए तो इंसानियत के या ग्रोथ के कोई मायने ही नहीं है। ये तो वही 7वीं शताब्दी में रहने वाली कंट्री है। फिर भी एक कोशिश कीजिए, पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी आए, इंडिया की जो आने वाली गवर्नमेंट है उससे बात करें, एक इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाए, इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करें। ट्रेड ओपन करेगी तो आपकी जो इन्फ्लेशन है ना, जो महंगाई दर है वो कम हो जाएगी। मंगाते तो अभी भी इंडिया से आप बहुत सारा सामान है, पर मंगाते वाया दुबई है तो उसकी कॉस्ट कहां जाती। वही सामान आप वाया वाघा मंगाएं, वही सामान आप वाया मुजफ्फराबाद मंगाएं, वही सामान आप ये जो राजस्थान बॉर्डर के थ्रू मंगवाएं, तो आपकी अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो सारे सबको सामान जाएगा। सिंध को भी जाएगा, पंजाब को भी जाएगा, कश्मीर को भी जाएगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो उससे आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी, खुशहाली आएगी लोगों के जीवन में। इंडिया को अगर आप किसी टाइम पे ईरान ने प्रपोज की थी गैस पाइपलाइन, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, आपने वो राहदारी नहीं दी थी। वही राहदारी दे देते तो आज आप जिसे कहते हैं ना क्या कहते हैं वो शब्द मैं भूल रहा हूं, आप उसका किराया ही साल का बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेते। कुछ सोचें, आगे बढ़ें। लड़ाई कोई रास्ता नहीं है, जंग कोई रास्ता नहीं। वी नो पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 23 करोड़ पीपल, 23 करोड़ लोग हैं आप, और अगर ये टूटा तो ये ह्यूमैनिटी के लिए कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, जिस तरह की आपकी डिवीजन है। इश्यूज हमारे लिए भी बनेंगे क्योंकि इतने रेफ्यूजी हम संभाल नहीं सकते, और दुनिया के लिए भी इश्यूज बनेंगे क्यों आपके यू आर न्यूक्लियर पावर है आफ्टर ऑल। और यही इसी चीज के तो आपको अकड़ है कि हम तो न्यूक्लियर पावर है। अगर हम गिरे तो पूरी दुनिया गिरेगी और नेचुरली गिरेगी। आपके जो न्यूक्स अगर इस्लामिस्ट के हाथों में चले जाते हैं, तालिबान के हाथ में चले जाते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स के हाथ में चले जाते हैं, तो दुनिया तो बर्बाद है ही है। तो अपना मुस्तकबिल जो है ना वो न्यूक बेस्ड मत करें, अपना मुस्तकबिल सहभागिता बेस्ड, पार्टनरशिप बेस्ड करें कि इकट्ठे आगे बढ़ें पूरी ह्यूमैनिटी के साथ। दुनिया कहां जा रही है, आप कहां रह गए हैं, ये मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। आगे बढ़ने में ही भलाई है।
मिल बैठ के बात करने में भलाई है। डायलॉग शुड ऑलवेज, कहते हैं ना डिप्लोमेसी में, डायलॉग शुड ऑलवेज बी गोइंग ऑन। डायलॉग करेंगे तो आपके मुल्क का भला है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हमारी को पॉलिटिकल लीडरशिप भी कभी ना कभी तो पेज पे आएगी, आपकी बात सुनेगी। और नफरतों से कुछ नहीं मिलने वाला। आगे जाने की सोच के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये चीजें करें, तभी आपका कुछ बन पाएगा। इसी के साथ मैं अपने YouTube वीडियो को एंड करता हूं। थोड़ा सा लंबा हो गया, काइंडली बेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। मैं तो रोज आता ही हूं आपसे बात करने के लिए, तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।